नेपाल अपना CWC का जो आगाज़ है वहाँ से जारी कर देगा स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़। कुछ ही वक्त में गेम आज शुरू भी हो जाएगा। तो उन्हीं के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताता हूं कि आखिर नेपाल को किस तरीके से मैदान में उतरना चाहिए और कितना बेहतर नेपाल को क्रिकेट खेलना चाहिए। सबसे पहले मैं मौसम के बारे में बता दूं तो मौसम स्कॉटलैंड का ऐसा मौसम है कि कभी भी बारिश आ सकती है और कभी भी बारिश हो सकता है, क्योंकि हालांकि बारिश का चांस बहुत ही कम है, बिल्कुल न के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का कंडीशन ऐसा है कि किसी वक्त मौसम ख़राब हो सकता है। तो इसी हिसाब से नेपाल को खेलना है। अगर मौसम ख़राब है तो बिल्कुल आपको इसके ऊपर तवज्जो देना पड़ेगा कि आखिर किस हिसाब से हम खेलेंगे तो बारिश आ भी जाती है तो हमारे हक में बेहतर फैसला हो सके। सबसे पहले बताऊं तो नेपाल को जो 11 उतारना है मैदान में वो किस तरीके से उतारना है। तो कैप्टन में आप रोहित को ले लीजिए, उसके बाद कुशल भुटेल और आसिफ शेख। तीसरा नंबर के लिए आपके पास अनिल शाह या भीम सार्की में से किसी एक को आप ला सकते हैं तीसरे नंबर पे। मेरे ख्याल से भीम सार्की ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अनिल शाह काफ़ी दिनों से खामोश बैठा हुआ है, यानी उनके बल्ले से रन नहीं आ रहा है। तो ऐसा वक्त में अगर भीम सार्की नंबर 3 के लिए एक बेहतर बैटर हो सकता है और जिस हिसाब से वो फॉर्म में चल रहा है वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि नेपाल क्रिकेट के लिए भी और नेपाल फैन के लिए भी कि भीम सार्की का बल्ला लगातार बोल रहा है। इसके बाद आपके पास दीपेंद्र सिंह ऐरी है और गुलशन झा है, आरिफ शेख है। और क्या आप बशीर अहमद को साथ जाना चाहते हैं या फिर नहीं, वो तो आपको मालूम होगा। मेरे ख्याल से बशीर अहमद से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आरिफ शेख है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करके दिखाया है कि मुश्किल वक्त में आकर उन्होंने विकेट बचाकर और रन बनाकर भी दिखाया है। तो फिलहाल अभी आप आरिफ शेख के साथ जाइएगा। इसके बाद करण केसी हो गया, सुमपाल कामी हो गया, रिजन ढकाल है, नंदन यादव है, संदीप लामेछाने हैं, ललित राजवंशी है। तो स्पिनर में मेरे ख्याल से आप एक ही को लेकर उतरेंगे मैदान में, क्योंकि स्पिनर के लिए कुशल भुटेल भी मौजूद है और दीपेंद्र सिंह ऐरी भी है और कैप्टन आप खुद बॉलिंग कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ संदीप के साथ जा सकते हैं और सिर्फ आप पहला मैच में संदीप के साथ जाकर देखिए। उसके बाद फास्टर के बारे में बात कर लो तो फास्टर आपको 3 लेकर जाना है मैदान में, तो फास्टर आपके पास 4 है। तो आप किस तरीके से किसको आप बैठाना चाहते हैं वो आप खुद सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से करण और सोमपाल में से किसी एक को आराम करनी चाहिए, क्योंकि रिजन ढकाल और नंदन यादव अभी युवा है, उन लोगों के साथ आपको लगातार कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला वक्त के लिए भी आपको फास्टर गेंदबाज आपको तैयार करना है। तो ऐसा हालात में अगर आप रिजन और नंदन के साथ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि उनके साथ एक सीनियर भी होना चाहिए। नंदन यादव डेट के लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है हमारे पास, और आप आगाज़ कीजिएगा तो करण सोमपाल किसी में से एक को आप खिलाएंगे तो उन दोनों में से किसी के साथ आप आगाज़ कीजिए, और दूसरा आपके पास रिजन है तो रिजन ढकाल के साथ आगाज़ कीजिएगा। और 10 ओवर के बाद एक तरफ से आप स्पिनर लेकर आ सकते हैं और दूसरी तरफ से आप नंदन को लेकर आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से नेपाल को 11 अपने मैदान में उतारना चाहिए और किस तरीके से खेलना चाहिए? ये कोच के लिए काफ़ी मुश्किल सफ़र होने वाला है, क्योंकि ये पहला सीरीज़ है उनके लिए और जिस पोजीशन पे नेपाल क्रिकेट टीम अभी मौजूद है, और यहाँ से अगर आप उनको ऊपर लेकर नहीं जाएंगे तो फिर आपके ऊपर भी तंकीत होने लगेगा। क्योंकि मोंटी सर भी आया था तो नेपाल टीम का हालात कुछ इसी तरीके से था। नेपाल को लास्ट 12 में से 11 मैच जीत कर वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन नेपाल यहाँ से साबित करके दिखाया था और कोच ने जिस तरीके से नेपाल को खिलाया था वो काफ़ी एक लाजवाब था, और यहाँ से नेपाल वापसी भी किया था और यहाँ के लिए क्वालिफाई भी किया था। तब उनके ऊपर है जो नया कोच आया है तो वो किस तरीके से नेपाल को मैदान में उतारता है और किस तरीके से खिलवाता है। ज़रूरी है कि जितना बेहतर हो सके इतना बेहतर आप कीजिए और नेपाल क्रिकेट को एक बेहतर रिजल्ट ला कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।